नमस्कार। हाईटेक तिलक में आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। आज की हमारी क्लास है लिपि। ध्यान दीजिए, लिपि का तात्पर्य उससे है जो कुछ भी भाषा के अंदर लिखी हुई सामग्री मिलती है, लिखित में या छपी हुई, लिखित में या फिर छपी हुई, कहीं पे भी कोई भी सामग्री मिलती है, उसको प्रमुख रूप से सर्वप्रथम जो नाम दिया जाता है वो नाम दिया जाता है लिपि। लिपि के बाद ही भाषा का विकास होता है। लिपि को जानने के लिए हम कह सकते हैं संकेत या फिर कह सकते हैं चिन्ह। लिपि को संकेत भी कह सकते हैं या चिन्ह भी कह सकते हैं। अर्थात कुछ भी लिखित में किसी भी प्रकार की कोई निशानी मिल रही है, कुछ भी संकेत मिल रहा है, कोई भी अक्षर, कोई भी वर्ण या कुछ भी, हम उसको प्रमुख रूप से सर्वप्रथम किस नाम से जाने जाएंगे? या तो संकेत कहेंगे या फिर उस लिखित सामग्री को क्या कहेंगे? चिन्ह कहेंगे। कहीं पे भी हमें प्रथम दृष्टिया पहली बार यदि कुछ लिखा हुआ दिखाई देता है तो हम उसे आमतौर पर या तो चिन्ह कहेंगे या फिर संकेत कहेंगे। अभी हम भाषा के बारे में कोई बात नहीं कर रहे हैं, हमें साधारण नॉर्मल बात कर रहे हैं। किसी भी प्रकार का लिखित में कोई अंकित सामग्री है, लिखित में या कोई अंकित सामग्री है, कोई उभरी हुई सामग्री है, कोई छपी हुई सामग्री है, वो पहली बार देखते हैं तो या तो हम उसे चिन्ह कहेंगे या फिर उसे हम क्या कह सकते हैं? संकेत। इन चिन्हों को, इन संकेतों को ही हम क्या कहेंगे? लिपि कहते हैं। इन चिन्हों को, इन संकेतों को ही हम लिपि का नाम देते हैं। ध्यान दीजिए, अब परिभाषा। लिपि क्या होगी? लिपि की परिभाषा लिपि अभी बताया, लिपि संकेतों को या चिन्हों को जो हमें कहीं लिखित रूप में, कहीं अंकित रूप में नजर आते हैं, वो लिपि कहलाती है। तो इसको परिभाषा में बताने के लिए या परिभाषा में ढालने के लिए ऐसा लिखा जाएगा, किसी भी भाषा या फिर क्या कह सकते हैं? ध्वनि। ध्यान दीजिए, किसी भी भाषा या ध्वनि को लिखते समय, किसी भी भाषा या ध्वनि को लिखते समय किसी भी भाषा या ध्वनि को लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को ही लिपि कहते हैं। ध्यान दीजिए, किसी भी भाषा को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। भाषा कोई सी भी हो सकती है, भाषा कोई सी भी हो सकती है, या फिर हमारे मुख से प्रकट होने वाली ध्वनि। प्रत्येक मनुष्य के मुख से जो स्वतंत्र रूप से ध्वनि प्रकट होती है, जो आवाज निकलती है, उसको भी किसी भी भाषा या ध्वनि को क्या करते समय? लिखते समय। क्या करते समय? लिखते समय जिन चिन्हों का, इनकी बात हो रही है, जिन चिन्हों का, अभी मैंने समझाएगा, जो लिखा हुआ जो चिन्ह, उन्हीं चिन्हों का हमें क्या नाम दिया गया है? लिपि नाम। वापस से सुनिए, किसी भी भाषा या ध्वनि को लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं?
लिपि कहते हैं। एक छोटी सी परिभाषा और है, लिखने का ढंग ही लिपि लिखने का ढंग ही लिपि कहलाती है। ढंग का मतलब है तरीका। ये बहुत छोटी सी, बिल्कुल समझ में आने वाली साधारण सी परिभाषा है। लिखने का ढंग ही या लिखने का तरीका ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। जैसे लिख रहे हैं, किस प्रकार लिख रहे हैं, वो लिखने का ढंग कैसा है, वो लिखने का तरीका कैसा है, वो ढंग और तरीके को ही क्या कहते हैं? हमें लिपि कहते हैं। हिंदी की लिपि का नाम क्या है? हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी लिपि। ध्यान दीजिए, इंपॉर्टेंट। हमारी हिंदी भाषा की लिपि का नाम, हमारी हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी लिपि। और देव भाषा कौन सी? संस्कृत। देव भाषा संस्कृत से, देव भाषा संस्कृत से संबंधित होने के कारण ही इसे देवनागरी कहा जाता है। सभी भाषाओं की जननी संस्कृत है। देव भाषा मतलब जितने भी बड़े बड़े साहित्यों की रचना हुई है, ग्रंथों की रचना हुई है, कह सकते हैं देवताओं के मुख से निकली हुई भाषा कौन सी है? संस्कृत। इससे संबंधित होने के कारण इसे क्या नाम दिया गया है? देवनागरी नाम दिया गया है। ये देव से मान लीजिए क्या ले लिया? देव भाषा से कौन सा शब्द? देव ले लिया। और हमारे यहां पहले नागरी अपभ्रंश, नागरी अपभ्रंश या फिर कह सकते हैं कौन सी लिपि? नागरी लिपि। देवनागरी से पहले, जब देवनागरी का विकास नहीं हुआ था, इसकी खोज नहीं हुई थी, उससे पहले नागरी अपभ्रंश भाषा कह सकते हैं। या फिर कौन सी लिपि? नागरी लिपि प्रचलन में थी, चलती थी। इन दोनों के मेल से, किस किस के मेल से? इन दोनों के मेल से कौन सा नया शब्द प्रकट हुआ? देवनागरी। इन दोनों के मेल से नया शब्द बना है देवनागरी। वापस से ध्यान दीजिए, लिपि किसी भी भाषा या ध्वनि को लिखते समय जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है, उन चिन्हों को ही क्या कहते हैं? लिपि कहते हैं। सेकंड परिभाषा जो बहुत छोटी है, समझने लायक है, लिखने का ढंग या लिखने का तरीका ही क्या कहलाती है? लिपि कहलाती है। हिंदी की लिपि का नाम देवनागरी। याद रखना, हमारी भाषा हिंदी है और हिंदी भाषा की लिपि का नाम क्या है? देवनागरी। ये देवनागरी शब्द बना कैसे? देव भाषा संस्कृत से संबंधित होने के कारण। देव संस्कृत को देव भाषा इसलिए कहा गया है, जितने भी ग्रंथ है, साहित्य हैं, बड़ी बड़ी रचनाएं हो रखी है, उन सब का संस्कृत भाषा में रचना हुई है या फिर देवताओं के मुख से प्रकट होने वाली भाषा संस्कृत मानी गई है। इससे इसका नामकरण हुआ है देवनागरी। देव भाषा से तो कौन सा शब्द ले लिया? देव ले लिया। और देवनागरी से पहले प्राचीन भारत में जो लिपि प्रचलन में थी, उस लिपि का क्या नाम था? नागरी लिपि। इस प्रकार देव और नागरी बनकर कौन सा शब्द बना? आई बात समझ में?
देवनागरी किस प्रकार बना, ये शब्द देवनागरी का विकास कैसे हुआ? देव भाषा से देव, और प्राचीन लिपि कौन सी थी? नागरी। इन दोनों को मिलाने से कौन सी बनी? देवनागरी। हमारी हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी। यहां तक कोई परेशानी? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। आगे देखिए, प्राचीन भारत की लिपियां। सबसे पहले प्राचीन भारत की जो पढ़ी गई लिपियां हैं, जो जानी गई, जो खोजी गई, वो प्राचीन भारत की लिपियां हैं ब्राह्मी लिपि, और दूसरी खरोष्टी लिपि। सर्वप्रथम जब भाषा का ज्ञान हुआ, भाषा पढ़ी गई, या सबसे पहले जो लिखित सामग्री मिली है इतिहास के द्वारा, तब की बात कर रहे हैं। तब पुरातन इतिहास में, प्राचीन भारत में यदि पूछ ली जाए कि सबसे पहले, सबसे पुराने भारत की या भारत की सबसे पुरानी लिपियां कौन सी है, तो नाम आना चाहिए। पहला तो कौन सा? ब्राह्मी लिपि, और दूसरा खरोष्टी लिपि। सबसे पहले ये दो लिपियां ही खोजी गई, ये दो लिपियां ही प्रचलन में थी। ब्राह्मी लिपि से, कौन सी लिपि से? ब्राह्मी लिपि से देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। सबसे पहली प्राचीन लिपियां, ऐतिहासिक लिपियां भी कह सकते हैं, प्राचीन भारत की लिपियां भी कह सकते हैं, सर्वप्रथम खोजी गई लिपियां भी कह सकते हैं। कौन कौन सी है? ब्राह्मी लिपि और खरोष्टी लिपि। ब्राह्मी लिपि से ही हमारी हिंदी भाषा की कौन सी लिपि का विकास हुआ? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है सर्वप्रथम। एक और बात ध्यान दीजिए, देवनागरी को दक्षिण भारत में, देवनागरी को दक्षिण भारत में नंदी नागरी लिपि भी कहा जाता है, कहा जाता है। उत्तर भारत में तो देवनागरी नाम है हमारी हिंदी भाषा की लिपि का। यदि हम दक्षिण भारत की बात करें तो क्या नाम होगा? नंदी नागरी। कौन से भारत की बात हो रही है? दक्षिण भारत की बात हो रही है। देवनागरी लिपि का विकास, देवनागरी लिपि का विकास 7वीं सदी में ही प्रारंभ हो गया था, प्रारंभ हो गया था। ध्यान दीजिए, देवनागरी लिपि का विकास कौन सी सदी में? 7वीं सदी में। एक सदी में कितने साल होते हैं? 100 साल। कितने साल है? एक सदी में 100 साल। तो बताओ 7वीं सदी का मतलब कौन से साल की बात हो रही है? 700वें साल। कब की बात हो रही है? 700वें साल की बात हो रही है। देवनागरी लिपि का विकास कब हो गया था? 7वीं सदी में ही प्रारंभ हो गया था। तो सबसे पहले कहां मिली है, कहां पर खोजी गई, इसका पुख्ता प्रमाण हमें कहां मिला? कहां मिला था उसका पुख्ता प्रमाण? गुजरात में। देवनागरी लिपि का लिखित में प्रमाण गुजरात में मिला है। वहां के शासक का नाम है राजा जयभट्ट। क्या नाम है? राजा जयभट्ट। उनके द्वारा लिखित एक शिलालेख में सर्वप्रथम कौन सी लिपि में लेख मिला हुआ है? देवनागरी लिपि में लेख मिला हुआ है। ध्यान दीजिए, नोट्स में लिखिए, इंपॉर्टेंट बात है। सर्वप्रथम गुजरात के शासक
जय भट्ट सर्वप्रथम गुजरात के शासक जय भट्ट के द्वारा 700 से 800 ईस्वी के दौरान लिखित शिलालेख में देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, गौर से देखिए, अपने नोट्स लिखते भी जाइए जिनको लिखना है। सर्वप्रथम गुजरात के शासक जय भट्ट के द्वारा, क्या नाम है शासक का? जय भट्ट के द्वारा। कब की बात हो रही है? 700 से 800 ईस्वी के मध्य की, क्योंकि कौन सी सदी में? 7वीं सदी में ना, अभी बताया था एक सदी में कितने साल है? 100 साल। तो 700 से 800 ईस्वी के दौरान क्या लिखा गया था? शिलालेख। उस शिलालेख में कौन सी लिपि का उल्लेख मिलता है? देवनागरी लिपि का उल्लेख मिलता है। फिर से सुनिए, प्राचीन भारत की लिपियां कौन सी है? प्राचीन भारत की लिपियां कौन सी है? ब्राह्मी और खरोष्टी। प्राचीन भारत की लिपियां हैं ब्राह्मी और खरोष्टी। ब्राह्मी लिपि से कौन सी लिपि का विकास हुआ है? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। देवनागरी लिपि को दक्षिण भारत में नंदी नागरी भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि का विकास 7वीं सदी में प्रारंभ हो गया था। सर्वप्रथम कौन से लेख में, कहां लिखित में प्रमाण मिला है? सर्वप्रथम गुजरात के शासक जय भट्ट के द्वारा। कब की बात है? 700 से 800 ईस्वी के दौरान वहां जो शिलालेख है, उस शिलालेख में क्या खोजी गई? देवनागरी। मतलब ये गुजरात के शासक जय भट्ट ने जो शिलालेख लिखाया वो कौन सी लिपि में लिखाया था? देव। लिखित में देवनागरी लिपि का सबसे प्राचीन प्रमाण ये मिलता है हमारे सामने। ठीक है, लिख लिए? ठीक है, आगे चलिए, आगे ध्यान दीजिए। देवनागरी लिपि की विशेषताएं क्या है? देवनागरी लिपि की विशेषताएं, यह एक अक्षरात्मक लिपि है। कौन सी लिपि है? क्यों? क्योंकि ये क, ख, ए इस प्रकार के चिन्ह है ना। कैसे चिन्ह इस लिपि में? क, ख, ए। तो इन चिन्हों को हमने क्या नाम दिया है? क्या नाम दिया? तो कौन सी लिपि है? अक्षरात्मक लिपि है। यह वैज्ञानिक ढंग से निर्मित लिपि है। वैज्ञानिक ढंग से निर्मित लिपि है, मतलब सुव्यवस्थित लिखी हुई है। कैसे लिखी हुई है? सुव्यवस्थित, पद बाय पद क्रम से बिल्कुल सुव्यवस्थित तरीके से लिखी होने के कारण कौन सी? वैज्ञानिक ढंग से निर्मित लिपि है। इसके उच्चारण और लिखित रूप में क्या पाई जाती है? समानता। क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। इसके उच्चारित और लिखित रूप में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। एक बहुत छोटी सी बात, जैसा हम इस लिपि में बोलते हैं अक्षर, वर्ण, शब्द, वैसा ही हम क्या करते हैं? लिखते हैं। ये विशेषता हमारी हिंदी भाषा की देवनागरी लिपि में ही है, अंग्रेजी में नहीं मिलती।
अंग्रेजी में कई सारे ऐसे शब्द हैं जिनका उच्चारण कुछ और होता है और लिखा कुछ और जाता है। जैसे अंग्रेजी का एक उदाहरण दे रहा हूं, RAM, क्या है इसका मतलब है? राम। एक जगह तो हमने क्या उच्चारण कर दिया? राम लिख दिया। ऐसे ही हम मोबाइल में, कंप्यूटर में एक मेमोरी के रूप में प्रयोग करते, तो अभी इसी शब्द को क्या कह दिया हमने? क्या कह दिया? तो बताओ, अंग्रेजी भाषा में तो लिखित और मौखिक रूप में क्या हुआ? अंतर हुआ ना। अरे बोल कुछ और रहे हैं और लिख कुछ और रहे कि नहीं रहे? ऐसी गलती या ऐसा अंतर कहां नहीं मिलेगा, ऐसी अशुद्धि कहां देखने को नहीं मिलेगी? हमारी देवनागरी। हम जैसा बोलेंगे, हम राम बोल रहे हैं तो लिखेंगे भी क्या? राम। और यदि हम रेम बोलेंगे तो लिखेंगे भी क्या? रेम। जैसा उच्चारण हो रहा है वैसा ही कौन सा रूप मिलेगा इसका? लिखित रूप। उच्चारित और लिखित रूप में क्या नहीं पाया जाता? अंतर नहीं पाया जाता। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है, बाईं तरफ से दाईं तरफ लिखी जाती है। ध्यान दीजिए, अभी इस वक्त हम कौन सी लिपि में लिखावट कर रहे हैं? देवनागरी। क्योंकि हिंदी भाषा में लिख रहा हूं तो हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? देवनागरी। तो बताओ ये दिशा कौन सी हुई? बाएं। और वो दिशा कौन सी हुई? दाएं। ये वाला हाथ बायां और ये वाला हाथ, तो बताइए इधर से लिखना शुरू कर रहे हैं और समाप्त किधर हो रहा है? दाएं तरफ। इंपॉर्टेंट विशेषता है इसकी, ये बाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं देवनागरी लिपि में और समाप्त किधर होता है? फिर वापस किधर आएंगे? कौन सी भाषा में इसका विपरीत होता है? उर्दू भाषा में। कौन से में? उर्दू। उर्दू भाषा की लिपि अलग है। उर्दू भाषा की क्या है? लिपि अलग है। उर्दू भाषा में किधर से लिखना शुरू करेंगे? दाएं तरफ से। और किधर आएंगे? बाएं तरफ। उर्दू भाषा में दाएं तरफ से लिखना शुरू करेंगे और लिखते लिखते किधर आएंगे? बाएं तरफ। फिर लाइन खत्म हो जाएगी तो कहां जाएंगे? दाएं तरफ। और वापस किधर आएंगे? जबकि इसके विपरीत हम किधर से लिखना शुरू करते हैं? बाईं तरफ से लिखना शुरू करते हैं और लिखते लिखते कहां जाएंगे? दाएं तरफ। हिंदी भाषा की जो लिपि है देवनागरी, वो बाएं तरफ से लिखी जाती है और दाएं तरफ समाप्त होती है। जबकि जो उर्दू भाषा कहते हैं भारत में बोली जाती है, वो दाईं तरफ से लिखी जाती है और किधर? बाईं तरफ समाप्त होती है। और देखिए इसकी यह सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है। कैसे निर्मित लिपि है ये? सुव्यवस्थित। ये वैज्ञानिक वाली पंक्ति यहां आ सकती है वापस से, कि सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है। प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए, प्रत्येक उच्चारित ध्वनि के लिए अलग अलग वर्ण लिखित रूप में मौजूद है। जैसा हम मुख से उच्चारित कर रहे हैं ध्वनि, जैसा हम बोल रहे हैं, उसी प्रकार का देवनागरी लिपि में क्या उपलब्ध है? वर्ण उपलब्ध है। ये वाला उदाहरण दिया था ना, रा बोल रहे हैं तो लिखने के लिए भी क्या है? रा है। यदि हम रेम वाला रे बोल रहे हैं तो लिखने के लिए भी क्या है? रे। लेकिन कौन सी भाषा में उपलब्ध नहीं है ये चीज? ये विशेषता किसकी नहीं है? अंग्रेजी भाषा की ये विशेषता नहीं है। फटाफट से देख लीजिए देवनागरी लिपि की, वापस से विशेषता रिपीट कर रहे हैं। ये कैसी लिपि है? एक अक्षरात्मक लिपि है। ये कैसे?
वैज्ञानिक ढंग से निर्मित लिपि है। इसके उच्चारण और लिखित रूप में क्या पाई जाती है? समानता पाई जाती है। या ऐसे लिख सकते हैं, इसके उच्चारण और लिखित रूप में भिन्नता नहीं पाई जाती। क्या नहीं पाई जाती? भिन्नता नहीं पाई जाती। ये कैसे लिखी जाती है? ये बाएं तरफ से दाएं तरफ लिखी जाती है और यह सुव्यवस्थित ढंग से निर्मित लिपि है। प्रत्येक उच्चारित का मतलब मुंह से जैसा बोल रहे हैं वैसा ही क्या उपलब्ध है? वर्ण मौजूद है। इसलिए यहां बिल्कुल भी भिन्नता नहीं पाई जाती है। यहां तक समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। देवनागरी लिपि का विकास क्रम। देवनागरी लिपि का विकास क्रम। ध्यान दीजिए, देवनागरी लिपि का विकास क्रम जानने से पहले वापस से रिपीट कर रहा हूं। भारत की सबसे प्राचीन लिपियां कौन सी थी? ब्राह्मी और खरोष्टी। और ब्राह्मी लिपि से किसका विकास हुआ था? देवनागरी लिपि का विकास हुआ था। तो सबसे पहले कौन सी लिपि आएगी? ब्राह्मी लिपि। कौन सी आएगी? ब्राह्मी लिपि। ब्राह्मी लिपि से आएगी गुप्त लिपि। कौन सी लिपि आई थी फिर? ब्राह्मी लिपि के बाद आई थी कौन सी लिपि? गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद आई थी कुटिल लिपि। कौन सी लिपि? वापिस से देखिए, सबसे प्राचीन लिपि तो कौन सी? ब्राह्मी। ब्राह्मी के बाद किसका विकास हुआ? गुप्त लिपि का। गुप्त के बाद किसका? कुटिल लिपि का। कुटिल के बाद आई कौन सी लिपि आई? प्राचीन नागरी लिपि। कौन सी लिपि? अभी हम थोड़ी देर पहले देखे थे कि देवनागरी शब्द का विकास कैसे हुआ। तो देवनागरी में कौन सा शब्द जुड़ा हुआ था? नागरी। वो शब्द यहां से आया था। फिर प्राचीन नागरी लिपि के बाद में कौन सी लिपि आई हमारी? देवनागरी लिपि। देखिए ये विकास क्रम है। सबसे पहले शुरुआत कहां से हुई? शुरुआत ब्राह्मी लिपि से। ब्राह्मी लिपि के बाद क्या आई? गुप्त लिपि। ब्राह्मी लिपि के बाद गुप्त लिपि। गुप्त लिपि के बाद कौन सी आई? कुटिल लिपि। गुप्त लिपि के बाद कुटिल लिपि आई और कुटिल लिपि के बाद कौन सी आई? प्राचीन नागरी लिपि। और फिर कौन सी लिपि का विकास हुआ? देवनागरी लिपि का विकास हुआ है। दूसरी थी खरोष्टी लिपि। दूसरी प्राचीन लिपि कौन सी थी? खरोष्टी लिपि। अब देखो, यदि प्रश्न आए और ऑप्शन में हो कि बाएं तरफ से दाएं तरफ कौन सी लिपि लिखी जाती है, ऑप्शन में देवनागरी लिपि हो तो कौन सा सही होगा? मान लीजिए कि देवनागरी लिपि नहीं आए और ऑप्शन में कौन सी लिपि आ जाए लिखी हुई? ब्राह्मी लिपि। तो ब्राह्मी भी कैसे लिखी जाएगी? बाएं तरफ से दाएं तरफ से, क्योंकि इसका विकास कहां से हुआ है? ब्राह्मी लिपि से। और दाएं तरफ से बाएं तरफ कौन सी लिपि? खरोष्टी लिपि। जो भी भाषाएं किधर से किधर लिखी जाती है? दाएं से बाएं। उन सभी भाषाओं की लिपि का विकास किससे हुआ है? खरोष्टी लिपि। और जो लिपियां किधर से किधर लिखी जाती है? बाएं से दाएं। उनका विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी लिपि। दोनों में अंतर समझो। ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत जितनी भी लिपियां आती है वो किधर से किधर लिखी जाएगी? बाएं से दाएं। किधर से किधर है? बाएं से दाएं। अरे इधर ही लिखी जाएगी ना, बाएं से दाएं। तो इसके अंतर्गत जो भी लिपियां आएगी, जो भी भाषाएं आएगी, वो सब कैसे लिखी जाएगी? बाएं से दाएं। ऐसे ही खरोष्टी लिपि में या इसके अंतर्गत जो भी भाषाएं, जो भी लिपियां आएगी, वो किधर से? दाएं से बाएं। इधर से लिखना शुरू करेंगे और किधर की साइड जाएंगे? बाएं तरफ जाएंगे। किधर जाएंगे? बाएं तरफ। दोनों में अंतर समझ में आ गया होगा। खरोष्टी और ब्राह्मी लिपि। देवनागरी का विकास किससे हुआ है? ब्राह्मी से। क्रमागत विकास कैसे हुआ है? ब्राह्मी से बनी गुप्त लिपि, गुप्त से बनी कुटिल लिपि, कुटिल से बनी प्राचीन नागरी लिपि, और प्राचीन नागरी लिपि से कौन सी लिपि बनी है? देवनागरी लिपि। आगे देखिए, भारत की या कुछ आस पड़ोस के देश
या लोगों द्वारा जो भाषा बोली जाती है उनकी लिपियां कौन कौन सी है? प्रमुख भाषाएं और इनकी क्या लिपि। देखिए, अंग्रेजी, फ्रेंच, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मन। देखो, और भाषाओं का तो हमारा ज्यादा वास्ता नहीं पड़ा या ज्यादा जानते नहीं, लेकिन कौन सी जानते हैं? अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा में हमने बचपन में एक संख्या पढ़ी थी, क्या ये संख्या? इस संख्या को कौन सी संख्या नाम दिया था? कौन सा? रोमन संख्या। घड़ी में अधिकांश जो संख्या लिखी होती है कौन सी लिखी होती है? रोमन संख्या। इसलिए वो रोमन संख्या नाम क्यों पड़ा? क्योंकि अंग्रेजी भाषा की लिपि का क्या नाम है? रोमन लिपि। क्या नाम है? रोमन लिपि। ध्यान दीजिए, उर्दू, कौन सी भाषा? उर्दू, फारसी और अरबी। जो मुगल आए थे कौन सी भाषा बोलते थे? मुगले। अभी भारत में कई सारे मुस्लिम समुदाय या मुस्लिम लोगों द्वारा कौन सी भाषा बोली जाती है? उर्दू भाषा। कौन सी भाषा? इन सब की लिपि का क्या नाम है? फारसी लिपि। और देखिए, हमारे भारत का पंजाब प्रांत, वहां कौन सी भाषा बोली जाएगी? पंजाबी भाषा। अन्न का कटोरा कह सकते हैं उसको, सबसे ज्यादा गेहूं, 5 नदियों का राज्य कह सकते हैं। और वर्तमान में यहाँ बहुत बाढ़ या बहुत मुसीबत झेल रहा है। उस पंजाब में भाषा बोली जाती है पंजाबी। कौन सी बोली जाती है? पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। गुरुमुखी लिपि क्यों हुआ? क्योंकि गुरु के मुख से जो वाणी, गुरु के मुख से जो वाणी निकली है, उस वाणी को ही क्या रूप दिया? लिखित रूप। उस वाणी का ही लिखित रूप दे दिया गया, इसलिए इस लिपि का क्या नाम हो गया? गुरुमुखी। कितने गुरु है सिख धर्म में? 10 गुरु है। कितने? जैसे पहले कौन से थे? गुरु नानक। कौन से गुरु? और लास्ट के कौन से थे? गुरु गोविंद सिंह। कौन से गुरु थे? इस प्रकार गुरु के मुख से प्रकट होने के कारण जो लिखित रूप में वहां ग्रंथ, जो भी उनकी भाषा उपलब्ध है, उसको किस नाम से जाना गया? गुरुमुखी। वापस से देखिए, पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी। हमारे सबसे ऊपर ही ऊपर है जिसको स्वर्ग कहते हैं, कौन सा? कश्मीर। वहां कौन सी भाषा बोली जाती है? इसकी लिपि का नाम है शारदा लिपि। क्या नाम है इसकी लिपि का? शारदा लिपि। हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, नेपाली आदि भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि। आदि भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी। वापस से देखिए फटाफट, अंग्रेजी, फ्रेंच, जर्मनी रोमन लिपि में लिखी जाती है भाषाएं। उर्दू, फारसी, अरबी कौन सी लिपि में? फारसी लिपि में। पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? गुरुमुखी लिपि। कश्मीरी की कौन सी है? शारदा लिपि। हिंदी, संस्कृत, कोंकणी, नेपाली, इन सभी भाषाओं की लिपि कौन सी है? देवनागरी लिपि है। 2 मिनट और। ब्रेल लिपि नाम सुना होगा। ब्रेल लिपि का मतलब है कई नेत्रहीन व्यक्ति, अंधे व्यक्ति है, जिनको क्या नहीं देता? दिखाई नहीं देता, तो वो सीधे सीधे अपनी आंखों से कुछ भी पढ़े, उनके लिए अलग से पुस्तकें निर्मित है जिनमें लिखित में कुछ भी मौजूद नहीं है, वो अक्षर छपे हुए। क्या छपे हुए उसमें?
अक्षर उभरे हुए। कैसे अक्षर है? उभरे हुए। उभरे हुए अक्षर है, उन उभरे हुए अक्षरों को पढ़ने के लिए जो लिपि का विकास हुआ वो कौन सी लिपि? ब्रेल लिपि। देखिए, अंधे, नेत्रहीन व्यक्ति उभरे हुए अक्षरों या फिर क्या कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं, चिन्हों को जिस विधि द्वारा पढ़ते हैं उसे क्या कहते हैं? ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि कहते हैं। ब्रेल लिपि का विकास फ्रांसीसी लेखक जो क्या था? नेत्रहीन, क्या नाम था उसका? लुईस ब्रेल ने कब किया था? वापस से, ब्रेल लिपि अंधे नेत्रहीन व्यक्ति उभरे हुए अक्षर चिन्हों को जिस विधि द्वारा पढ़ते हैं वो कौन सी लिपि कहलाती है? फ्रांसीसी लेखक जो नेत्रहीन था स्वयं, उसने तो खूब कष्ट झेले, लेकिन आने वाली पीढ़ी को भाई वो दुख नहीं झेले। उनके लिए एक लिपि का विकास किया, उसको नाम दिया ब्रेल। वो खुद के नाम से क्या हुआ? नहीं, खुद के नाम से उस लिपि का क्या नामकरण हुआ? ब्रेल लिपि। उसका नाम था लुईस ब्रेल। कब किया उसका? 1821 में। ठीक है, आज लिपि का टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। धन्यवाद।